बेटा आजकल तो इंटरनेट का जमाना है। जिन्होंने जिंदगी में कभी एक कप चाय ना बनाई हो ना, वो लड़कियां भी शादी के लिए बायोडेटा भेजते समय 56 भोग बनाने के दावे कर देती है। असलियत तो तब खुलती है जब यही लड़कियां ससुराल पहुंचती है और वहां उनसे बिना मोबाइल फोन के एक गिलास पानी उबलवा लिया जाए ना, तो उसमें भी कंफ्यूज हो जाती है। गलत फहमी में है बहन जी आप। अभी तक आपका वास्ता सारे इंटरनेट वालों से ही पड़ा होगा। अरे हम तो कह रहे हैं हमारी श्रुति को ना इंटरनेट को हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं है। जो कहेंगे चुटकियों में बनाकर आपके सामने हाजिर कर देगी। ऐसी बात है ना बहन जी, फिर तो आपकी परवरिश पर हमें वाकई गर्व है, वरना हम किसी की बेटी में कमी नहीं निकाल रहे। ये हर घर की कहानी हो गई है। आजकल की लड़कियां तो चूल्हा चौका रसोई की तरफ झांकना भी नहीं चाहती। मोबाइल क्या आ गया है उनके हाथ में, उनको लगता है सब बातों का इलाज इसी मोबाइल में है। देखिए बहन जी, मोबाइल, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी सब अपनी जगह है, लेकिन जो स्वाद बड़े बूढ़ों से सीखकर खाना बनाने में है ना, वो इस मोबाइल को देखकर खाना बनाने में नहीं आ सकता। दोनों समझन आपस में बातें कर रही थी और इसी बातचीत के बीच में मालती अपनी बेटी श्रुति को सुशीला से मिलवा देती है। सुशीला को रूप और गुण हर लहजे से श्रुति काफी पसंद आ गई थी और इस तरह जल्दी ही शादी करके श्रुति सुशीला के यहाँ पहुंच जाती है। शादी के बाद, माँ जी अगर आप कहें तो रसोई की जिम्मेदारी अब मैं संभालूं। मेरी शादी को 1 सप्ताह हो गया, लेकिन अभी तक आपने मुझसे रसोई की पूजा भी नहीं कराई। अरे बेटा, अभी 1 ही तो सप्ताह हुआ है तेरी शादी को, और ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि शादी करके ससुराल में आओ तो आते ही काम पर टूट पड़ो। और बेटा अभी तेरे खेलने खाने के दिन है, कोई जल्दी नहीं है मुझे तुझसे खाना बनवाने की। सारी जिंदगी यही तो करना है तुझे। ऐसी बात नहीं है माँ जी, वो क्या है ना, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और खाना बनाने को मैं काम नहीं समझती, वो मेरी हॉबी है, आप ऐसे समझ लीजिए। बेटा सही बताऊं तो ये खाना बनाना हॉबी ही होता है। ये बात सुने हुए मुझे जमाना हो गया। हमारे जमाने की लड़कियां ऐसे बातें किया करती थी कि खाना बनाना, घर का रख रखाव करना उनकी हॉबी है। आजकल की लड़कियों की हॉबी तो इंटरनेट पर नाच नाच के रील बनाना हो गई है। तू कौन से सतयुग से सीधा मेरे घर में आ गई है? मुझे तो अपनी किस्मत पर अभी भी शक हो रहा है। सास की बात सुनकर श्रुति हंसने लगती है। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, अभी भी मेरी जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जिन्हें मोबाइल, इंटरनेट में सिर खपाने से ज्यादा अपने घर परिवार के साथ समय बिताना और उसे सजाना संवारना अच्छा लगता है। आप तो बस ये बता दीजिए कि मैं खाने में क्या बनाऊं। देख बेटा, खाने पीने का तो ऐसा है कि मेरा जोर तो हमेशा इस बात पर रहता है कि घर में सबको ताजा, शुद्ध और हरी सब्जियों वाला भोजन खाने को मिले ताकि सबकी सेहत बढ़िया रहे। लेकिन ये सिर्फ मेरी सोच है, ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। इस घर में तेरी ननद हो, देवर हो या तेरा अपना पति आशुतोष, कोई इस घर में हरी सब्जियां खुश होकर खाना नहीं चाहता। जैसे ही पता चल जाए ना घर में कुछ अच्छी पौष्टिक सब्जी बनी है, सबकी शक्ल पर 12 बज जाते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ। इस पिज्जा बर्गर में ऐसी आग लगी है ना कि आजकल के बच्चे घर के खाने की तरफ देखना भी नहीं चाहते। ये तो बड़ी चिंता की बात है माँ जी, रोज रोज बाहर का खाना खाना तो बहुत गलत है। और ठीक है, 1-2 सब्जी होती है जो किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन अब हर खाने को देखकर अगर सब लोग मुंह बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा। मैंने अभी अभी फ्रिज में देखा था, कद्दू रखा हुआ है। आप कहे तो आज कद्दू की सब्जी बना दूं? अरे बेटा, किसका नाम ले लिया तूने भी। कद्दू के नाम से ही आशुतोष को ऐसी चिढ़ मच जाती है जैसे किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। 2 दिन बाद वो अपने बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला है, उसके जाने के बाद ही कद्दू बनाती मैं। उसके रहते हुए तो कद्दू बनाना मतलब अपने सर मुसीबत लेना है। ऐसी बात है ना माँ जी, तो आप यही समझ लीजिए कि अब ये आपकी बहू के लिए चैलेंज है। जो सब्जी आशुतोष नहीं खाते वही सब्जी खिलाऊंगी उनको, और उंगलियां चाट चाट कर ना खाई ना तो मेरा नाम आप श्रुति से बदलकर कुछ और रख देना। बहू की बात सुनकर सास की आंखें हैरानी से फटी रह गई थी। देख बेटा, तुझे घर में सबसे बहुत प्यार है, ये बात मैं समझती हूँ, और तुझे खाना बनाना भी अच्छा लगता है। इस बात की तो मुझे कितनी खुशी है मैं बता नहीं सकती। लेकिन बेटा, तेरा पति कितना बड़ा घोड़ा है ये तुझे नहीं पता। अरे जैसे उसे पता चलेगा ना घर में कद्दू बना है, उल्टे पांव भाग जाएगा वो घर से बाहर, और बाहर जाकर यही अलाय बलाय खाकर पेट भर लेगा। सासू माँ की बात सुनकर श्रुति मुस्कुराने लगती है और चुपचाप कद्दू उठाकर रसोई में ले जाती है। 1 घंटे के बाद डिनर के लिए सभी लोग टेबल पर बैठे थे। अरे वाह श्रुति, आज क्या बना दिया तुमने डिनर में? अब बता भी दो। मैंने तुम्हें फोन किया तब भी तुमने कहा कि सरप्राइज है। सरप्राइज तो है, और मैं खाने से पहले बताने वाली भी नहीं हूँ कि खाने में क्या बना है।
वो तो आपको खाकर खुद ही देखना होगा कि क्या बना है और कैसा बना है। श्रुति की बात सुनकर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपनी अपनी प्लेट के सर्व होने का इंतजार करने लगते हैं। एक के बाद एक श्रुति सभी की प्लेट में गर्मागर्म करारे पराठे रखती रहती है और सभी लोग वाह वाह करके खाते जाते हैं। एक बात बताओ श्रुति, पराठे तो मम्मी के हाथ के हमने बहुत खाए, लेकिन ये रंग बिरंगे से पराठे मम्मी ने कभी नहीं बनाए। मम्मी तो ज्यादातर आलू गोभी प्याज के ही पराठे बनाती थी। तुमने किस चीज के पराठे बनाए? इसका टेस्ट इतना डिफरेंट लग रहा है। अब अगर मैंने सच बता दिया ना तो कहीं आप गुस्सा ना हो जाओ। बस इसी डर से मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ कि ये पराठे जो आपने अभी वाह वाह करके खाए हैं वो आखिर किस चीज के पराठे थे। अरे भाई बता भी दो, ऐसा भी क्या सीक्रेट है? तो प्यारे पतिदेव, अभी जो पराठे आपने बहुत ढेर सारी तारीफों के साथ मक्खन में डुबो डुबो कर खाए हैं ना, वो किसी और चीज के नहीं बल्कि कद्दू के पराठे थे। तुम्हें मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूं क्या? कद्दू के भी कहीं पराठे होते हैं क्या? और मैं कोई 10 साल का बच्चा नहीं हूँ जिससे तुम कुछ भी कह लोगी। 25 साल का हट्टा कट्टा नौजवान हुआ, मुझे नहीं पता होगा कद्दू के पराठे होते कि नहीं होते। ऐसा है पतिदेव, ये किसी किताब में नहीं लिखा कि कद्दू के पराठे नहीं बन सकते। कद्दू के पराठे होते हैं, मैंने बनाए हैं और आपने खाए भी हैं। अब आप ये बताइए कि आपको इन पराठों में कोई खराबी नजर आई क्या? अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यार? सब कुछ हो सकता है। मैंने कद्दू की सब्जी नहीं बनाई क्योंकि मैं जानती हूँ कि कद्दू की सब्जी बनती तो आप तुरंत पहचान लेते, अरे ये सब्जी तो कद्दू की है, और उसे खाते ही नहीं। इसलिए मैंने पूरे कद्दू को ग्रेट करके ढेर सारा मसाला, लहसुन, अदरक, प्याज, मिर्ची, धनिया, कसूरी मेथी वगैरह वगैरह मिलाकर आटे में गूंथ लिया और फिर उसके करारे करारे पराठे बना दिए। इसी बहाने सब्जी का पोषण भी मिल गया आपको और स्वाद भी आ गया। बोलो कैसी रही? सही बताओ तो मजा तो मुझे भी आया। मान गए तुम्हारी कुकिंग को। मेरे जैसे लड़के को तुमने कद्दू खिला दिया, और वो भी इस बात का पता लगवाए बिना कि मैं कद्दू खा रहा हूँ। अब बताओ बात है कि नहीं तुम्हारी बीवी में? अब तो श्रुति की इस पाक कला के घर में सभी लोग कायल हो गए थे। नाना जो कभी पालक का साग या पालक की सब्जी की तरफ देखती भी नहीं थी, उसे वो पालक के पराठे बनाकर खिला देती। देवर जी जिनके शरीर में आयरन की कमी थी, उन्हें अब वो लगभग हर रोज चुकंदर के पराठे बनाकर खिलाने लगी थी। वही सब्जियां जिन्हें खाने के नाम पर पहले घर में महायुद्ध छिड़ जाया करता था, अब यूं ही चुटकी बजाकर वो काम होने लगा था, क्योंकि रसोई की जिम्मेदारी अब बहुरानी श्रुति के पास जो थी, और श्रुति की उंगलियों में वो जादू था कि उसके हाथ के पराठे खाकर सब वाह वाह किए बिना नहीं रह पाते थे। मम्मी जी, मेरी मम्मी का फोन आया है। उनका कहना है कि इस वीकेंड पर हम लोग उनके यहाँ चले। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं मम्मी को हाँ बोल दूं? ठीक है बेटा, कह दो अपनी मम्मी को। अरे भाई समधन जी तो मुझे भी कई बार फोन करके आने के लिए कह चुके, अब बार बार उन्हें मना करना भी तो अच्छा नहीं लगता। श्रुति के कहने पर श्रुति की सास उसके मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। शनिवार की सुबह 8 बजे तक सभी लोग तैयार होकर श्रुति के मायके की ओर निकल गए थे। मायके पहुंचकर सबसे पहले उनके लिए गर्मा गर्म कचौड़ियां और चाय सर्व किया गया। कचौड़ियां खाने की कुछ ही देर बाद श्रुति की मम्मी गर्मा गर्म समोसे ले आई। उसके बाद दोपहर में बढ़िया स्वादिष्ट शाही पनीर, पूरियां, पुलाव और रायता खाया। पूरा दिन लगभग खाते खाते ही बीत गया था। शाम के समय मम्मी बहुत हैवी हो गया आज का खाना। सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर में लंच तक आपने तो सब कुछ इतना हैवी कर रखा था, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि खाना देखकर ही चक्कर आ जाएगा। आप मेरा तो रात का खाना ही मत बनाना। अरे बेटा सही बताऊं तो तुम्हारे पापा भी यही कह रहे थे, और मुझे भी ना बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन समधन जी और बाकी लोग भी तो है, उनके लिए तो कुछ न कुछ बनाना ही पड़ेगा। लेकिन बेटा मुझे डर इस बात का है कि कहीं बाकी सबकी तबीयत ना खराब हो जाए, क्योंकि संकोच में कोई मना भी नहीं कर पाएगा, और ओवर ईटिंग करने से अगर कुछ परेशानी हो गई तो क्या करेंगे। मैं ऐसा करती हूँ, खिचड़ी बना देती हूँ, जिसकी इच्छा होगी थोड़ी सी खिचड़ी ले लेगा। हल्का भोजन है, दोपहर के भारी खाने को पचने का मौका भी मिल जाएगा। श्रुति और उसकी माँ दोनों आपस में बातचीत करती हैं और उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों के लिए खिचड़ी बनाकर तैयार कर देती हैं। कुछ देर बाद जब डिनर के लिए खिचड़ी परोसी जाती है तो श्रुति के ससुराल वालों के चेहरे बिल्कुल पीले पड़ जाते हैं। क्या वो मम्मी जी खाइए ना, मैंने ही मम्मी से कहा कि पूरा दिन से कुछ न कुछ तला भुना खा रहे हैं, तो इस समय खिचड़ी बना देते हैं, वरना कहीं सबकी सेहत ना बिगड़ जाए। हाँ बेटा ठीक ही किया तुमने। अब क्या बताऊं, मुझे ना भूख से महसूस नहीं हो रही।
बस 2-4 चम्मच ही खाऊंगी, थोड़ा ही निकालना। माँ की बात सुनकर बाकी सब भी बिल्कुल नाम मात्र की खिचड़ी अपनी प्लेट में लेते हैं और 5 मिनट के अंदर खा पीकर खड़े हो जाते हैं घर आकर। बेटा तुझे कितने महीने हो गए शादी करके हमारे यहाँ आए हुए, लेकिन इतने दिनों में भी क्या तू हमारी पसंद नापसंद और स्वाद का अंदाजा नहीं लगा पाई? क्या बात हो गई मम्मी जी, आप किस बात से नाराज हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी मम्मी ने आप लोगों के लिए जो कुछ भी बनाया वो आप लोगों को पसंद नहीं आया? देख बेटा, वैसे तो तेरी मम्मी ने अपनी तरफ से खातिरदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और इस बात के भी हम कायल हैं कि तेरी मम्मी के हाथ में भी तेरी ही तरह स्वाद बहुत है। उनके हाथ के समोसे कचौड़ी खाकर मजा ही आ गया। तो फिर क्या बात है मम्मी जी, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? अरे बेटा तू ये बता, सुबह तो तेरी मम्मी ने हमें समोसे कचौड़ी जलेबी शाही पनीर और पता नहीं क्या क्या खिलाया, और शाम के समय सीधा खिचड़ी पर आ गई। अरे बेटा खिचड़ी कौन खाता है, और वो भी मेहमानों के सामने तो खास तौर पर खिचड़ी परोसी ही नहीं जाती। हम क्या मरीज नजर आ रहे शक्ल से, जो तेरे मायके वालों ने हमें खिचड़ी खिलाकर चलता कर दिया? ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, वो क्या है ना कि मम्मी पापा और मुझे, हम सभी को इतना भारी खाना खाने के बाद बदहजमी जैसा महसूस हो रहा था। मम्मी को लगा कि शायद आप लोग संकोच में क्या नहीं पा रहे, बस इसीलिए आप लोगों की सेहत खराब ना हो इसलिए मम्मी ने आप सभी के लिए खिचड़ी बना दी। मैं नहीं जानती थी कि खिचड़ी खाना आप लोगों को इतना अपमानजनक लगेगा। देखो बेटा, हमारे परिवार में कोई भी खिचड़ी की तरफ देखता तक नहीं है। अरे बीमारी में अस्पताल में भर्ती हो जाए तब भी वहाँ कोई खिचड़ी नहीं खाता, और तुमने तो अपने घर ले जाकर दावत के नाम पर खिचड़ी खिला दी। यह तो बिल्कुल आती ही हो गई। अरे मम्मी, मुझे पता होता ना कि भाभी अपने मायके ले जाकर हमें खिचड़ी खिलाने वाली है तो मैं तो हरगिज नहीं जाती। सच बताऊं तो खिचड़ी की शक्ल देखकर मुझे तो चक्कर ही आने लगे थे। बिल्कुल ठीक कहा तूने। कहा तो सुबह आंटी जी ने कचौड़ी और समोसे खिलाए और रात में खिचड़ी खिलाकर सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। पूरा परिवार मिलकर श्रुति के मायके में मिली खिचड़ी की मुंह भर भर के बुराइयां कर रहा था, जिसे सुनकर श्रुति बिल्कुल उदास हो जाती है। मम्मी आपको पता है, आज मुझे जितना अपमानित महसूस हुआ है ना, उतना आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ। आपने मेरे ससुराल वालों के लिए जो खिचड़ी बनाई थी उसकी वजह से मुझे इतना उपहास और ताने सुनने को मिला है कि आज मेरा दिल रो रहा है। देख बेटा, तेरी शादी को 2 महीने हो गए। इन 2 महीनों में तूने अपने आप को बहुत अच्छे से साबित किया है। अपना दिल छोटा मत कर। और रही बात अगर खिचड़ी की, तो तू मेरी बेटी है, तुझे ये साबित करके दिखाना होगा। मैं समझी नहीं मम्मी, आप कहना क्या चाहती हो? देख बेटा, जैसे तूने कद्दू पालक और चुकंदर खाना सिखाया ना अपने ससुराल वालों को, ठीक उसी तरह अब तुझे ही इन्हें खिचड़ी खिलाकर इनका गुरूर तोड़ना होगा। मैं सब समझ गई। अब आप देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। अगले दिन, मम्मी जी आज मैंने नाश्ते में दाल के पराठे बनाए हैं। दाल तो भिगोई भी नहीं थी तूने, कच्ची दाल के ही पराठे बना देगी क्या? नहीं मम्मी जी, वो दोपहर के खाने में जो दाल बनी थी ना वही बच गई है, उसी को आटे में गूंदकर बढ़िया से पराठे बना लिए हैं। आप खाकर देखिए ना आपको अच्छे लग रहे कि नहीं। श्रुति के बने पराठे खाकर सास बहुत प्रसन्न हो जाती है। अरे बेटा, दाल से इस तरह से भी पराठे बन सकते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था। मैं तो आज तक सिर्फ दाल को भिगो कर या पीस कर ही उसके पराठे बनाती थी। अब तुम ऐसा क्या करो, ये बची हुई दाल का चक्कर छोड़ो। जब भी दाल के पराठे खाने का मन हो ना, ताजी दाल बनाओ और फिर उसके पराठे सेक दो। ठीक है मम्मी जी। इसका मतलब ये है कि मेरा तीर एकदम निशाने पर लगा है। अब आप दाल के पराठे समझकर खिचड़ी के पराठे खाएंगे और उसके बाद मैं आप लोगों के अहम को टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अगले दिन श्रुति जानबूझकर पहले खिचड़ी बनाती है, फिर उसके बाद आटे में गूंथकर उसके पराठे तैयार कर देती है। बेटा, लग रहा है मेरी बातों को सीरियसली ले लिया तूने। आज फिर दाल के पराठे बनाए है ना? जी मम्मी जी, ऐसे ही समझ लीजिए। खाएंगे ना, आपको तो अच्छे लगे थे। हाँ बेटा, तुम्हारे हाथ के पराठों का तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने पराठे लेकर तुम मास्टर शेफ में चली जाओ, वहाँ पर भी तुम ही जीतोगी भाई। पता नहीं क्या जादू है तुम्हारे हाथ के पराठों में, तुम सेक देती हो तो समझो अमृत घुल जाता है। मम्मी जी आप भी ना खाकर तो देखिए, ऐसे ही तारीफ किए जा रही हैं। आज ना मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है टेस्ट के लिए। अरे बेटा, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट पर हमको पूरा भरोसा है, जो भी होगा बढ़िया ही होगा। श्रुति के खिचड़ी वाले पराठे सभी लोग बड़े आराम से खा जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता कि आज दाल के नाम पर जो पराठे उन्होंने खाए हैं वो दरअसल दाल के नहीं बल्कि खिचड़ी के पराठे थे।
अब जब से घर में सबने खिचड़ी के पराठे खाए थे, बाकी पराठों की तो मानो छुट्टी सी हो गई थी। 2 दिन बाद, भाभी नाश्ते में क्या बनाओगे? आज तो संडे है। बताओ क्या खाने का मन है? कहो तो अपने हाथ के स्पेशल पराठों का जादू चला दूं। भाभी प्लीज पराठे ही बना लो, गोभी और आलू वालू के चक्कर में मत पड़ना। आप तो अपने वही दाल के पराठे बना देना। अगर तुम्हें दाल के पराठे इतने पसंद आ गए हैं ना ननद रानी, तो एक सच जान लो। सच? कैसा सच भाभी? सच ये है कि जिस पराठों को आप लोग इतना उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हो ना, वो दाल के नहीं, खिचड़ी के पराठे हैं। वही खिचड़ी जिसे देखकर आप सबको चक्कर आने लगता है। और क्या कहा था देवर जी आपने? खिचड़ी खाना आपकी शान के खिलाफ है। तो फिर खिचड़ी के पराठे खाकर तो वाह वाह कर रहे हैं आप। अब बताइए क्या कहेंगे? कोई भी खाना छोटा या बड़ा नहीं होता, और खिचड़ी कोई ऐसा तुच्छ भोजन नहीं है कि आपके सामने आ जाए तो चक्कर आने लग जाए। बताइए, मैंने खिला दी ना आप सबको खिचड़ी? देख बहू, तेरे हाथों में स्वाद है, ये बात हम सब मानते हैं, लेकिन ये जो तूने खिचड़ी खिलाकर हमारा धर्म भ्रष्ट किया है ना, इस बात के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। बेटा 30 साल की गृहस्थी है मेरी, मजाल है कि 30 सालों में मैंने कभी 3 बार भी खिचड़ी बनाई हो। पिछले 3 महीने में मुझे लग रहा है कम से कम 30 बार तो हमें खिचड़ी के पराठे बनाकर खिलाती। अच्छा पागल बनाया तूने, हमारे विश्वास का गलत फायदा उठाया है तूने। बिल्कुल ठीक कह रही हो भाग्यवान तुम, इसीलिए कहते हैं बहू को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। देख लिया ना तुमने अपनी मनमानी का नतीजा, कि आज की बहू के राज में हमें खिचड़ी के पराठे खाने पड़ रहे हैं। एक एक करके सब अपना गुस्सा श्रुति पर निकाल रहे थे, और श्रुति चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद, अब खड़े होकर सिर्फ बातें ही सुनती रहेगी या जाकर नाश्ते की भी तैयारी करेगी? टाइम देखा कितना हो रहा है? और हाँ, ये सब हो गया इसका यह मतलब नहीं है कि सब भूख हड़ताल पर रहेंगे। खाना तो सब खाएंगे। जाकर पराठे बना ले। कौन से पराठे बनाने हैं मम्मी जी? दाल के पराठे बना ले। ठीक है। और सुन, दाल में ना थोड़े चावल भी मिला लेना। वो क्या है ना, अब तूने ऐसी लत लगा दी है कि उसके बिना पराठों में स्वाद ही नहीं आएगा। सासू माँ की बात सुनकर श्रुति भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती, और इस तरह अंत में जीत श्रुति की खिचड़ी के पराठों की होती है। माँ देखो मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे बिल्कुल बंदर लग रहा है, बंदर। ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने? अरे माँ, आजकल ये ट्रेंडिंग में है, सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अरे क्या करूँ मैं इस लड़के का? ऐसे कपड़े पहनेगा तो कौन खानदानी घर तुझे अपनी बेटी देगा? कितने रिश्ते देखे हैं तेरे लिए, किसी को तू पसंद नहीं आता। ऐसी हरकतें करता रहेगा तो कभी होगी नहीं तेरी शादी। अरे माँ, ऐसा क्यों कहती हो? मेरे सारे दोस्तों की शादियाँ हो गई है। अब तो सब लोग मुझसे पूछने भी लगे हैं, तुम कब कर रहे हो शादी? अरे मैं भी तो ढूंढ रही हूँ ना तेरे लिए घरवाली, और क्या करूँ? तू पहले खुद को थोड़ा सा डिसेंट बना, ऐसे काम नहीं चलेगा। छपरियों की तरह घूमता रहता है सारा दिन, कैसे होगी तेरी शादी? अरे माँ, मैं तो फिर भी ठीक हूँ, सिर्फ छपरी दिखता हूँ। हमारे पास वाला रवि, वो तो काम भी वैसा ही करता है। मुझे तो लगता है कि उसकी इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी शादी नहीं होगी। हाँ, ये बात तो सही कही तूने। तू तो बस बातें छपरियों वाली करता है, वो तो सच में छपरी है। उसे कौन देगा अपनी बेटी? ऊपर से उसकी माँ जानकी को देखा है, सारा दिन मोहल्ले में रेडियो की तरह घूमती रहती है। इसकी खबर उसके घर, उसकी खबर इसके घर। हाँ, उससे पहले तो मेरी हो ही जाएगी शादी, देखना। हाँ भाई हाँ। अरे कावेरी, कहाँ रह गई तुम? कहीं बाहर तो नहीं गई हो? ये लो, शैतान का नाम लिया और शैतान को दरवाजे पर चल कर आ गया। बोलो। अरे माँ धीरे बोलो ना, वो यहीं आ रही है। अरे आओ आओ जानकी, कहो क्या चाहिए था आज? चीनी खत्म हो गई या फिर दूध, या फिर सब्जी मांगने आ गई हो? अरे आज मैं कुछ मांगने नहीं, देने आई हूँ। देने आई है? वो भी तो क्या बात है। वैसे क्या देने आई है? अरे मेरे बेटे रवि की सगाई हो गई ना, उसी की मिठाई देने आई हूँ बस। ये लो, तुम दोनों भी मुंह मीठा करो। क्या उस छपरी की सगाई हो गई? क्या? अरे इसका मतलब है रवि की सगाई हो गई। सच कह रही हो क्या तुम? अरे अपने बेटे की सगाई के बारे में झूठी अफवाह फैलाऊंगी क्या? कल ही हुई है सगाई, इसीलिए आज सबको मुंह मीठा करवा रही हूँ। इतनी सुंदर बहू मिली है मुझे, क्या बताऊँ तुझे। असंभव,
कैसे हुआ ये? किसने किया ये? क्या? मेरा मतलब है ये तो खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात। तो ये पूछ रही हूँ कि किसी रिश्तेदार ने करवाई है क्या सगाई? किसने रिश्ता लाया है इतने होनहार लड़के के लिए? अरे जलंधर की सबसे मशहूर दिलजीत शादी वाली आंटी के मैरिज ब्यूरो से करवाया है रवि का रिश्ता। आज तक उनका रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी घर खाली नहीं गया इनका। अच्छा, दिलजीत शादी वाली आंटी? अरे तुमने इनका नाम नहीं सुना? मैं तो कहती हूँ आकाश के लिए भी तुझे उनको बोलना चाहिए। वैसे भी आकाश को तो कोई लड़की पसंद ही नहीं कर रही ना। हाँ, अगर तेरे बेटे का रिश्ता हो सकता है तो आकाश का तो करवा ही देंगी मेरे हिसाब से। क्या मतलब? मतलब हाँ, सही कह रही हैं आप। मुझे भी अपने रिश्ते के लिए दिलजीत शादी वाली आंटी के पास जाना ही चाहिए। हाँ, पर उनकी फीस बहुत बड़ी है, सोच समझ कर जाना, ठीक है? अरे बस इसका रिश्ता करवा दे, वो फीस चाहे जो भी ले ले। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस दे देती हूँ, अपॉइंटमेंट लेकर जाना वहाँ, समझे? हाँ हाँ ठीक है। कावेरी का बेटा आकाश इतना स्मार्ट नहीं था और ना ही इतना कुछ खास था, इसीलिए कई सारी लड़की वाले उसे नापसंद कर चुके थे। लेकिन जब कावेरी ने देखा कि उसकी पड़ोसन जानकी के बेटे का रिश्ता हो गया है, जो कि आकाश से भी गया गुजरा है, तो उसने सोचा कि अब तो दिलजीत शादी वाली आंटी से मिलना ही पड़ेगा। तो वो पहुंच गई उसके ऑफिस। अरे आइए जी, आइए बैठिए। सत श्री अकाल जी। नमस्ते। वो मैं यहाँ मेरे, अरे समझ गई मैं जी, आप इस नॉट सो गुड लुकिंग बेटे के लिए रिश्ते के लिए आए हो ना जी? हाँ, अरे कोई ना जी, मैंने बड़े फालतू फालतू लड़कों के रिश्ते करवाएंगे जी। आपका वाला तो फिर भी ठीक है, लगता है। चिंता ना करो जी, हो जाएगा। आप बस ये पसंद करो कि कौन सा वाला पैकेज लोगे। पैकेज? हाँ जी, यहाँ पैकेज होता है जी। देखो मैं आपको समझाती हूँ। पहला है सिल्वर पैकेज, जिसमें बस आपको लड़की दिखाएंगे, फिर आप जानो कि वो आपको पसंद करती है या नहीं। दूसरा पैकेज है जी गोल्ड वन। इसमें हम आपको बेस्ट से बेस्ट लड़की दिखाते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि लड़की वाले हाँ ही कर दे कैसे भी करके। इसके बाद मेरा डायमंड पैकेज जी, ये वाला बहुत खास है जी। इसमें जैसे आपका लड़का थोड़ा सा फुद्दू सा है, तो हम उसका मेकओवर करते हैं और उसे ऐसे ट्रेन करते हैं जी कि कोई भी लड़की इसको ना कह पाए। अब आप बताओ जी, आप कौन सा वाला पैकेज लेना चाहते हो जी? मम्मा प्लीज़, मैं डायमंड पैकेज ले लेता हूँ ना, मेरा मेकओवर भी हो जाएगा। हाँ, वैसे भी ऐसे तो तुझे कोई लड़की पसंद नहीं करने वाली बेटा। अच्छा जी, हम ये ना डायमंड पैकेज ही ले लेते हैं। ये तो आपने बड़ा अच्छा किया जी, आपके वाले को तो ज़रूरत भी है। कोई ना, आप ये 1 लाख भर दो यहाँ, बाकी हम देख लेंगे। इस पुत्तू के लिए 1 लाख रुपए भरने पड़ रहा है मुझे। बस इसकी शादी किसी अच्छी लड़की से करवा देना, जो इसको और मेरे घर को भी संभाल ले। हम कुछ ही दिनों में आपको एक अच्छी सी लड़की से मिलवाते हैं। और बहन जी, तुझसे ना टेंशन ना लो, हम इसे इतने अच्छे से ट्रेंड करेंगे कि कोई भी इसे ना नहीं कह पाएगा। कावेरी ने अपने दिल पे पत्थर रखकर 1 लाख रुपए भर दिए, क्योंकि उसकी एक ही आशा थी कि उसकी बहू अच्छी हो, बस जिससे घर संवर जाए। और दिलजीत ने अपने वादे के अनुसार एक सुंदर सी लड़की से आकाश का रिश्ता फिक्स भी करवा दिया। देखिए बहन जी, कहा था मैंने, मैं करवा दूंगी आपके पुद्दू से लड़की का ब्याह। लो जी, हमारा काम पूरा हुआ। अब आप मिठाई के बस 11,000 रुपये दे दीजिए। 11,000? अरे बस हम ज़्यादा नहीं लेते मिठाई के, लोग तो हमें 21,000 देते हैं, लेकिन मेरा उसूल है लूटना नहीं है किसी को। आप 11,000 ही दे दीजिएगा बस। हाँ हाँ ठीक है, देती हूँ आपको। अच्छा दिलजीत बहन, ये लड़की अच्छी तो है ना? अरे बहन जी, नो टेंशन, आपके बेटे से बहुत मेल खाती है ये लड़की। देखिएगा दोनों बहुत खुश रहेंगे साथ में, आप तो बस मुंह मिठा कीजिए। जी जी जी। पिंकी, बहन जी के लिए मिठाई ले आ। कौन सी ले आऊँ, गुलाब जामुन की रसगुल्ला? अरे कोई भी ले आ, पूछ क्या रही है? कहाँ पड़ी है, फ्रिज में या बाहर? अरे बाहर ही पड़ी है, जाएगी तो दिखेगी ना। बाहर कहाँ, रसोई में पड़ी है क्या? अरे छोड़, मैं खुद ही ले आती हूँ। मैं अभी आई हाँ मिठाई लेकर। जी जी जी, लगता है आपके दोनों ही बच्चे बड़े होनहार हैं जी। बस ऐसा ही समझ लीजिए आप।
कावेरी की टेंशन तो दूर हो चुकी थी कि आकाश की शादी हो गई थी। वैसे तो पिंकी भी कुछ खास काम की नहीं थी। कावेरी को लगा था कि नई बहू को देखकर पिंकी भी काम सीख जाएगी। अरे अब से नई बहू घर संभाल लेगी, उसे देखकर मेरी पिंकी भी कुछ सीख ही लेगी। वैसे भी उसे कुछ आता जाता तो है नहीं। अच्छा है, चलो एक काम से दोनों काम हो जाएंगे। अरे आकाश, बहू कहाँ है? नहाने गई है क्या? अरे माँ, इतनी जल्दी थोड़ी ना उठती है वो, अभी 10 कहाँ बजे हैं। क्या 10 बजे उठती है बहू? तो खाना कब बनाएगी? अरे माँ, 10 बजे उठेगी, फिर वो कॉफ़ी पीती है, उसके बाद थोड़ी देर टीवी देखेगी, उसके बाद रसोई में जाएगी और कुछ खाएगी ना। और तुझे ये सब कैसे पता है? अरे माँ, मैं इसीलिए तो नीचे आया हूँ उसके लिए कॉफ़ी बनाने। हे भगवान, मेरी किस्मत में ये मेरे 2 बच्चे काफ़ी नहीं थे कि ये तीसरी बहू भी ऐसी ही देती। माँ, आप जल्दी से खाना बना लो, मैं दिव्या के लिए कॉफ़ी बना देता हूँ। आ जा, मेरे लिए भी बना दे जा। ठीक है माँ। कोई बात नहीं, अभी नई नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, नहीं तो मैं ही सिखा दूंगी और क्या। कावेरी ने खुद को दिलासा दिया और सोचने लगी कि धीरे धीरे उसकी बहू सब कुछ सीख जाएगी। लेकिन कावेरी के सपने तो जैसे अब चकनाचूर हो रहे थे। दिव्या बहू, हो गया? एक पराठा बनाने में कितनी देर लगती है बेटा? बस माँ जी, हो गया, मैं आ रही हूँ आपका शाही पराठा लेकर। हाँ हाँ, आ जा बेटा। ये लीजिए माँ जी, आलू का शाही पराठा आपके लिए। पराठा तो गोल होता है बहू, ये त्रिकोण क्यों है? अरे माँ जी, ये नए ज़माने का पराठा है ना, और वैसे भी मुझसे गोल नहीं बन रहा था, लेकिन स्वाद में ना आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चख कर देखती हूँ। अरे माँ जी, आप एक निवाला लेकर रुक क्यों गई? खाइए खाइए, शर्माइए मत। अरे मैं शर्मा नहीं रही हूँ, इसमें तूने आलू की जगह क्या डाला है? अजीब सा स्वाद आ रहा है। मैंने तो आलू ही डाला था और कुछ नहीं डाला। जा लेकर आ रसोई से, कौन सा आलू डाला है, मैं भी तो देखूं जरा। ये देखिए माँ जी, ये है आलू। मैंने कहा था ना मैंने आलू ही डाला है, मुझे इतना तो पता ही है, मैं इतनी बुद्धू नहीं हूँ माँ जी। हे भगवान, सारे नमूने मुझे ही देने थे तुझे। अरे ये आलू है, लेकिन कच्चा आलू कोई पराठे में डालता है क्या? उसे उबाल कर डालना होता है। तो फिर ये आपको मुझे पहले बताना चाहिए था कि नहीं? अब इसमें किसकी गलती है बताइए तो? और फिर आप कहती हैं कि मैं कम अकल हूँ। नहीं नहीं मेरी माँ, मुझ में अकल नहीं है जो मैंने तुझे बोल दिया खाना बनाने को। पिंकी, तुझे भूख लगी है? अब क्या दोनों ननद भाभी मिलकर खाना बनाओगी? नहीं नहीं माँ जी, हम दोनों मिलकर ऑर्डर करेंगे, हम दोनों को पिज्ज़ा पसंद है ना? हाँ भाभी, चलिए आज तो ऑफर भी चल रहा है। अरे क्या करूं मैं इन तीनों का, ये सब उस दिलजीत शादी वाली आंटी की वजह से हुआ है। कैसी लड़की पकड़ा दी मुझको, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कावेरी के अरमानों पर पानी फिर चुका था, लेकिन अब उसे दिलजीत पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने आकाश की शादी दिव्या से करवाई थी। कावेरी ने दिलजीत को फोन किया और खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। अरे अरे बहन जी, अब मेरी की गलती इसमें? हाँ, मैंने तो कहा था आपके बेटे से मेल खाती है लड़की, दोनों खुश रहेंगे साथ में, है कि नहीं? अब देख लो, दोनों खुश तो हैं साथ में। अरे वो तो तीनों ही खुश हैं, लेकिन मेरी जिंदगी तो झंड हो गई ना उससे काम आता है, ना घर संभालना आता है, बस सारा दिन फ़ोन चलाती है और सेल्फी निकालती रहती है। तो इसमें मेरा की कसूर बहन जी? मैंने तो आपको सुंदर लड़की लेकर देती, अब आपको तो खुश होना चाहिए, आप तो मुझे ही सुना रही हैं उल्टा। अरे तो आपको नहीं तो किससे सुनाऊंगी? 1 लाख रुपए लिए है आपने शादी करवाने के लिए, और ऐसी लड़की से शादी करवा दी मेरे बेटे की। अरे आपका बेटा भी तो देखिए कितना होनहार है, मैं नहीं करवाती शादी तो अब तक कवारा बैठा होता है कि नहीं? अरे जाइए जाइए, बहुत देखे आपके जैसे। अरे मैं अपने बेटे की शादी किसी अच्छी लड़की से करवा दी, आपकी वजह से ये आफत मेरे गले आ पड़ी। देखिए बहन जी, मेरा काम है शादी करवाना, अब आप मुझे क्यों सुना रही हो? कम से कम शादी तो हो गई आपके बेटे की। वैसे तो आपके दोनों बच्चे बड़े फुद्दू है, अगर मैं ना होती तो कोई लड़की आपके बेटे से शादी नहीं करती। हाँ जी, बड़ी आई है, मैंने करवाई शादी, और जहाँ तक रही मेरी बेटी की शादी तो वो तो मैं किसी अच्छे से घर में करवाऊंगी, देख लीजिएगा आप। हाँ जी, मैं भी देखती हूँ आप कैसे करवाती है शादी अपनी बेटी की। आपको क्या लगता है आप ही है क्या एक जो शादी करवा सकती है?
पूरे शहर में बहुत सारे बैठे हैं शादी करवाने के लिए। हाँ जी क्यों नहीं, आप भी यहाँ मैं भी यहाँ, देखते हैं कैसे होती है आपकी बेटी की शादी। और चिंता मत कीजिएगा बहन जी, अगर आप मुझसे माफ़ी मांग लेती तो मैं आपको माफ़ कर भी दूंगी और आपकी बेटी की शादी भी करवा दूंगी। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कभी। कावेरी ने दिलजीत को उल्टा पुल्टा सुनाकर फोन काट दिया और पिंकी को तैयार करवा दिया उसके साथ चलने के लिए रामलाल शादी वाले के पास। अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए। भाई साहब, मुझे मेरी बेटी पिंकी के लिए रिश्ता देखना था। अच्छा, क्या करती है ये? कितना पढ़ी लिखी है? पढ़ी तो है कॉलेज, लेकिन समझ लीजिए आता जाता कुछ नहीं है। समझ गया मैं। अब देखिए बहन जी, आजकल तो सारे परिवार कामकाज वाली अच्छी सुशील लड़की को ढूंढते हैं। ऐसे में पिंकी का रिश्ता होना थोड़ा सा तो मुश्किल है, लेकिन आप एक काम करिए, आप दिलजीत शादी वाली आंटी के पास चले जाइए। वो किसी का भी रिश्ता करवा सकती है, आपकी बेटी का भी रिश्ता करवा देगी। अरे भाई साहब, हमने उससे ही तो झगड़ा करके आपके पास आए हैं। क्या आपने दिलजीत बहन जी से झगड़ा कर लिया? अरे आपको पता है वो शहर की सबसे बड़ी शादी करवाने वाली है, आपने उनसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। अरे ऐसा नहीं है, बहुत सारे बैठे हैं शहर में। चल पिंकी, हम किसी और के पास चलते हैं। कावेरी और पिंकी कई सारे शादी करवाने वालों के पास गए, लेकिन सबने मना कर दिया क्योंकि कोई भी दिलजीत के आगे खड़ा होना ही नहीं चाहता था। अरे बहन जी, आप फिर आ गई। मैंने आपको कितने रिश्ते भेजे हैं, कोई भी आपकी बेटी को पसंद नहीं करना चाहता। कोई कहता है लड़की सुंदर नहीं है ज़्यादा, कोई कहता है कामचोर है। अब तो देखिए, मैं और कुछ नहीं कर सकती आपके लिए। अरे बहन जी, ऐसा मत कहिए, कोई और रिश्ता हो तो बताइए ना। अरे बहन जी, अब आपके पास ना एक ही चारा है, दिलजीत शादी वाली आंटी। अब उनके सिवा इस लड़की की शादी कोई नहीं करवा सकता। अब तो लगता है दिलजीत के पास जाना ही पड़ेगा। कावेरी को समझ में आ गया था कि पिंकी की शादी अगर अब कोई करवा सकता है तो वो बस दिलजीत ही। इसलिए वो मिठाई और कुछ तोहफे लेकर पहुंच गई दिलजीत के ऑफिस। कैसी है आप बहन जी? अरे आप अभी भी मुझे कोसने आई हैं क्या? अरे बहन जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो बस चलता ही रहता है। मैं तो बस यूं ही कुछ भी कह जाती हूँ। इतनी अच्छी बहू लेकर दी है आपने, मैं तो धन्य हो गई हूँ। अब मेरी बेटी का भी रिश्ता आप ही करवाएंगी, मैंने तो बस तय कर लिया है। लेकिन आप तो कह रही थी कि... अरे बस आप कुछ मत कहिए। आप तो जानते ही हैं कि मेरे बच्चे कितने होनहार किस्म के हैं। इससे भी किसी गत्ते के साथ, मेरा मतलब है किसी अच्छे से लड़के के साथ करवा दीजिए शादी बस। मैंने तो कहा था दिलजीत के सिवा और कोई नहीं करवा सकता आपके बच्चों की शादी। वो तो मैंने देख ही लिया दिव्या को देखकर कि आप किसी की भी शादी करवा सकती हैं। क्यों? मतलब आपके हाथों में जादू है बहन जी। आप बस इस बच्ची का रिश्ता भी करवा दीजिए, जिससे मेरी मुसीबत किसी और के गले में पड़ जाए बस। अरे अब टेंशन ना लो जी, दिलजीत अच्छी की शादी करवा देती है। कावेरी को समझ में आ गया कि जैसी उसकी बहू है वैसी ही थी उसकी बेटी भी, इसलिए उसकी शादी भी दिलजीत के अलावा कोई और नहीं करवा सकता था। पिंकी की शादी दिलजीत ने करवा दी और कावेरी की मुसीबत अब किसी और के गले पड़ चुकी थी। तो अगर आपको भी किसी ऐसे की शादी करवानी हो तो बताइएगा, दिलजीत शादी वाली आंटी है ना। बेटा, अब तेरी शादी के लिए लड़का देखना होगा। तेरी शादी कर दूंगी अब। क्या मम्मी, जब देखो लड़का लड़का लड़का, परेशान हो गई हूँ मैं। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ है। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे शादी वादी नहीं करनी। आपको इतना ही है तो आप ही कर लो ना दोबारा शादी मेरी जगह। चुप कर बेशरम, तेरी उम्र में मेरे 2 बच्चे हो गए थे। शादी तेरी मैं कोई ऐसे वैसे घर में थोड़ी ना कर दूंगी। अच्छा पैसे वाला घर ढूंढूंगी, जॉइंट फैमिली होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे काम तो तेरी जेठानी और सास ही कर देंगे। मुझे शादी नहीं करनी, मैं बोल देती हूँ। अंजलि गुस्सा होकर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। इस उम्र में कौन शादी करता है? मुझे बाहर अकेले जाने नहीं देते। मैं नहीं शादी करने वाली, ये लोग चाहे कुछ भी कर ले। अंजू अंजलि की शादी करवाने के लिए कमर कस लेती है और लड़के देखने लगती है। अंजू अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है कि अंजलि को शादी के लिए मना सके। उत्तम जब अंजू को पसंद आ जाता है
तब अंजू अंजलि से कहती है, बेटा एक बार उत्तम को देख ले, बहुत हैंडसम है। माँ तुम भी ना, तुम्हें पता है ना मुझसे घर के काम या किसी भी चीज की समझ नहीं है मुझ में। मैं वहाँ क्या करूँगी, सबको कैसे संभालूंगी? बेटा तुझे कुछ नहीं करना, तू बस वही करना जो तेरी जिठानी करेगी, बाकी तुझे कहीं दिमाग नहीं लगाना। और घर संभालना कोई तोप थोड़ी ना है। मुझे भी कौन सा कुछ आता था जब मैं शादी करके आई थी यहाँ। मैं वैसे वैसे करती थी जैसा जैसा मेरी जिठानी करती थी, और आज देख ले कहाँ हूँ मैं। अंजू की बातें सुन अंजलि शादी के लिए तैयार हो जाती है। अंजलि और उत्तम की शादी बड़े ही अच्छे से हो जाती है। अंजलि ससुराल में आने के साथ ही देखती है कि उसकी जेठानी मेकअप कर रखी है। जेठानी को देखकर अंजलि मन ही मन कहती है, भाभी तो फुल टू मेकअप में रहती है, तो मैं भी मेकअप कर सकती हूँ। अंजलि शादी के पहले ही दिन सज धज के तैयार हो जाती है और अपनी जेठानी के साथ रसोई में चली जाती है। अंजलि, मैं नाश्ता बना रही हूँ, तुम मेरा साथ देना। जी भाभी। वो मन ही मन सोचती है, ऐसे भी मुझे क्या ही आता है, मुझे तो आपकी कॉपी करना है। आपने खुद ही कह दिया कॉपी करने को, उससे बड़ी बात क्या होगी। हमारे घर में ना सबको इटालियन बहुत पसंद है, स्पेशली पिज्जा एंड लजानिया। शीतल नाश्ता बनाने लगती है। अंजलि भी उसके साथ उसका हाथ बटाने लगती है और फिर दोनों मिलकर सबको नाश्ता परोसती है। अपनी दोनों बहुओं को एक साथ काम करता देख मीरा कहती है, दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाती बहुत अच्छी लग रही हो, इसी तरह हमेशा एक साथ रहना। माँ तभी तो आज पिज्जा में बिना चीज के डबल चीज का स्वाद आ रहा है। आप भी ना कुछ भी बोल देते हो। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। शादी में आए सभी रिश्तेदार चले जाते हैं। फिर एक रोज अंजलि देखती है कि शीतल जीन्स के साथ हाई हील्स पहने अपने कमरे से निकल कर आ रही है। अंजलि, मैं तुम्हारे भैया के साथ घूमने जा रही हूँ, तुम खाना पीना बना लेना और उत्तम और मम्मी जी को खिला देना। जी भाभी, जींस टॉप में तो आप बवाल दिखती हो। मैं तो हमेशा ही जींस टॉप ही पहनती हूँ, ये तो तुम्हारी शादी के कारण मुझे पहनना पड़ा। सारे रिश्तेदार आए हुए थे ना, वरना मैं तो जीन्स ही पहनती हूँ। चलो चलती हूँ, तुम्हारे भैया इंतजार कर रहे होंगे। शीतल अर्जुन के साथ घूमने चली जाती है। इधर अंजलि भी जीन्स टॉप पहन लेती है। मैं भी अब जीन्स ही पहनूंगी, वही तो कंफर्टेबल होता है। अंजलि जीन्स पहनकर फुल टू मेकअप में तैयार हो जाती है और रसोई में लजानिया और पिज्जा बनाने लगती है। भाभी भी तो यही बनाती है, तो मैं भी यही बना लेती हूँ, सबको पसंद भी आता है और सब दबा के खाते भी हैं। अंजलि पिज्जा और लजानिया बनाकर अपनी सास और उत्तम को परोसती है। खाना देखकर उत्तम कहता है, ये क्या है अंजलि, हर टाइम पे अब क्या इटालियन ही खाने को मिलेगा? भाभी को इटालियन डिशेस ज्यादा आती है, तो क्या तुम्हें भी यही आता है? तुम तो कुछ अलग सा बनाओ जो तुम्हें आता हो। भाभी को कॉपी करना जरूरी है क्या? अरे खा लेना बेटा, बहू ने बना तो दिया। मुझे लगा सबको यही पसंद है, तो मैंने यही बना दिया। अरे कोई बात नहीं बहू, अब तो इंडियन खाना बनाना। एक बहू विदेशी तो दूसरी देसी भी तो होनी चाहिए ना। उत्तम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और अंजलि की आंखें नम हो जाती है। उत्तम थोड़ा बहुत ही खाकर उठ जाता है। अंजलि अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन करके कहती है, माँ तुमने तो कहा था जैसी मेरी जेठानी करे मुझे भी वैसा ही करना है। अब मैंने वही बनाया जो मेरी जेठानी हमेशा बनाती है, फिर भी उत्तम ने ना मुझ पर बहुत गुस्सा किया। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? अरे पागल, एक ही खाना तुरंत नहीं बनाना है। देख, खाना जो जो तेरी जेठानी बनाती सब तू सीख ले, फिर बदल बदल कर बना। जैसे कल तेरी जेठानी ने पिज्ज़ा बनाया था तो तूने आज फिर पिज्ज़ा बना दिया। अरे जिसकी जगह परसों जो शीतल ने बनाया था वही बना लेती। हाँ ठीक कहा माँ, मुझे आज ना गार्लिक ब्रेड एंड नूडल्स बनाना चाहिए था। अब मैं समझ गई कि भाभी को कॉपी करना है, लेकिन तुरंत नहीं। अंजलि अपने दिमाग में बस कॉपी करना छाप लेती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज शीतल की कुछ फ्रेंड्स उसके घर आती है। आओ आओ फ्रेंड्स, तुम लोगों का ही मैं वेट कर रही थी। बताओ चाय लोगी या कोल्ड ड्रिंक? चाय या कोल्ड ड्रिंक नहीं, हम तो तेरे हाथों की कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। बहुत दिन भी हो गए हैं पिए। कॉफी के साथ साथ तुम लोगों के फेवरेट कटलेट भी लाती हूँ। ये हुई ना बात, दोस्तों तो तेरी तरह मन की बात ना झट से जान ले। कॉफी कटलेट के साथ तंबोला खेलने का मजा ही कुछ और होता है ना। शीतल कटलेट और कॉफी लेकर आती है और अपने दोस्तों के साथ तंबोला खेलने लगती है।
अंजलि उन लोगों को बस देखती रहती है और उनकी बातें सुनती रहती है। शीतल, एक न्यू ईयर किटी स्टार्ट कर रही हूँ, तू भी उसमें ज्वाइन कर ले, हम बहुत मजे करेंगे। यार मैं पहले से ही ना 2-3 किट्टी कर रही हूँ, अब एक और नहीं ज्वाइन कर सकती। अरे जहाँ 3 खेल रही है वहाँ एक और सही, तुझे ना ज्वाइन करना होगा, इसी बहाने तो मिलते हैं हम, वरना दोस्ती बस फोन तक ही रह जाती है। तुम लोग इसका नाम लिख दो, तुम्हें हम ऑर्डर दे रहे हैं शीतल, तुझे आना ही पड़ेगा, समझी? अरे ठीक है पापा, दोस्तों से कोई जीत पाया है जो मैं तुमसे जीतूंगी। अंजलि अपने कमरे में चली जाती है और अपनी सहेली टीना को कॉल करती है। टीना, हम लोग ना मिल ही नहीं पाते, क्यों ना हम लोग किट्टी खेलना शुरू कर दे। किट्टी? हाँ किट्टी, मेरी जेठानी तो 4-4 किट्टी खेलती है, हम लोग भी अब किट्टी खेलना शुरू करेंगे ना। ठीक है, मैं बाकी मेंबर्स को ऐड करती हूँ। फिर अंजलि सोचती है, मैं अगले महीने से किट्टी खेलना शुरू करूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं जेठानी जी की कॉपी कर रही हूँ। कल मैं भी शॉपिंग पे जाऊंगी अपने उत्तम के साथ, जैसे भाभी जाती है भैया के साथ। अगले दिन अंजलि भी शीतल की तरह जींस टॉप और हाई हील्स पहनकर तैयार हो जाती है और उत्तम से कहती है, हम शॉपिंग पर चल रहे हैं। अचानक से शॉपिंग अभी? वैसे तुम आज भाभी की तरह दिख रही हो। हाँ, अपने पति के साथ कहीं जाने के लिए कोई वक्त नहीं होता। अंजलि और उत्तम बाहर जाने के लिए निकलने लगते हैं। तभी अंजलि उत्तम से कहती है, तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। अंजलि शीतल के पास जाकर कहती है, भाभी मैं उत्तम के साथ बाहर जा रही हूँ, आप खाने का देख लेना। शीतल 2 मिनट तक तो अंजलि को देखती रहती है, फिर कहती है, ठीक है तुम जाओ, मैं हूं ना। अंजलि उत्तम के साथ चली जाती है। इधर शीतल अर्जुन से कहती है, आज मैंने अंजलि में अपनी छवि देखी, मुझे तो लग रहा था कि मैं ही खड़ी हूँ। मुझे लगता है अंजलि तुम्हारी कॉपी करती है, जैसा तुम करती हो वो भी वैसा ही करती है, खाने से लेकर पहनने तक सब कुछ कॉपी। इधर अंजलि शॉपिंग में लग जाती है और एक सीलिंग बैग खरीदती है जो कि हूबहू वैसा होता है जैसा शीतल के पास था। उत्तम देखो ये कैसा लग रहा है। यार ये तो सेम भाभी के पास है, वैसा ही लग रहा है, कुछ और ले लो ना तुम। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मैंने ले लिया है तो मैं वापस नहीं करूंगी। अंजलि और उत्तम शॉपिंग करके खा पी कर घर वापस चले जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं। अंजलि शीतल की हर चीज में कॉपी करती रहती। एक रोज रात को अंजलि 12 बजे उत्तम से कहती है, मुझे नींद ही नहीं आ रही, चलो ना तंबोला खेलते हैं, मैं कॉफी और कटलेट बनाकर लाती हूँ, बहुत मजा आएगा। अंजलि कटलेट और कॉफी बनाकर ले आती है। क्या उत्तम, तुमने अभी तक तंबोला नहीं निकाला, मुझे खेलना है ना। उत्तम झड़क कर कहता है, ये सब क्या है? जब देखो तुम भाभी को कॉपी करने में लगी रहती हो। आज तक तंबोला तुमने पहले कभी खेला है क्या? जब देखो भाभी को कॉपी करने में लगी रहती हो। तुम ना कुछ भी बोले जा रहे हो। क्या कुछ भी? यही तो सच है। तुम जो हो, जैसी हो वैसी ही रहो, अंजलि बनकर रहो। तुम्हें शीतल क्यों बनना है? अंजलि फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे मेरी माँ ने कहा था कि तू वही करना जैसा तेरी जेठानी करे, इसलिए मैं वही करने लगी जैसा भाभी करती है। इस घर में सबको समझ में आता है कि तुम भाभी को कॉपी कर रही हो। तुम जैसी हो मैंने तुम्हें वैसे ही पसंद किया है। मैंने अंजलि से शादी की है, किसी कॉपीकैट से नहीं। कल से तुम्हें किसी की कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई काम नहीं आता ना तो ना आए, लेकिन तुम्हें भाभी या किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन अंजलि अपने तरीके से तैयार होती है और उसे जैसा खाना बनाना आता है वो वैसा खाना बना देती है। आज अंजलि के हाथों का इंडियन खाना खाकर सब खुश हो जाते हैं और मीरा कहती है, आज मुझे लग रहा है मेरी 2 बहुएं हैं और दोनों अलग है, लेकिन दोनों अपने आप में सबसे अलग है। आज लग रहा है कि अंजलि ने खाना बनाया है, शीतल ने नहीं। थैंक यू भैया। हम सबको अंजलि ही पसंद है, तुम्हारे हाथों में जादू है। अंजलि अब अंजलि बनकर सबके साथ रहने लगती है। दिव्या दिखने में बहुत सुंदर थी। वहीं सुलभ की नजर दिव्या पर पड़ती ही वो दिव्या से प्यार करने लगता है और उससे शादी करने के लिए बेताब हो जाता है। कुछ ही दिनों में वो दिव्या से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। अरे आओ बहू आओ, मेरी तो आंखें तरस गई थी अपनी सुंदर सी बहू देखने के लिए। अरे उर्मिला, तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है। हाँ होगी ही, बड़े घर की बेटी है। फिर उर्मिला जी
रीति रिवाज से अपनी बहू का गृह प्रवेश कराती है और उसे घर के अंदर ले आती है। बहू, अब से ये तुम्हारा ही घर है और कभी किसी चीज की कमी हो तो तुरंत कह देना, झिझकना मत। जी माँ जी। अगली सुबह। बहू, आज तेरी मुंह दिखाई है, तैयार हो जा, मोहल्ले की औरतें आएंगी देखने के लिए। जी ठीक है माँ जी। फिर दिव्या अच्छे से तैयार होकर सबके सामने आती है और एक एक करके सभी दिव्या के मुंह दिखाई करते हैं। भाई मानना पड़ेगा, उर्मिला जी तो खरा सोना लाई है। हाँ, वैसे बहू जितना खरा सोना भी मिल जाता तो क्या बात थी। क्यों भाई, खरा सोना नहीं मिला क्या? हमने तो सुना है कि तुम्हारी बहू बड़े ऊंचे खानदान की है। सो तो है, और जब सोने जैसी बहू मिली है तो सोना क्या करूंगी। इस तरह सभी औरतें हंसी ठिठोली करके मुंह दिखाई की रस्म पूरी करती हैं। वहीं रात में, सुलभ जी, आप मुझसे प्यार तो करते हैं ना? हाँ डार्लिंग, अब ये कोई पूछने वाली बात है क्या? जब प्यार किया तभी तो शादी की है। ओके। क्या हुआ, बड़ी उदासी लग रही हो? कुछ नहीं जी, आज माँ जी अपनी सहेलियों से कह रही थी कि हाँ, बहू तो सोने जैसी मिली है, लेकिन बहू जितना खरा सोना मिला होता तो गनीमत थी। तो वही मैं सोच रही हूँ कि कहीं आपने मुझसे पैसों के लिए तो शादी नहीं की ना? क्या दिव्या, तुम भी बच्चों जैसी बात करती हो। मोहल्ले की 4 औरतें जब जमा होती है तो हंसी ठिठोली तो होती ही है। माँ ने हंसी मजाक में कहा होगा। टेंशन ना लो, तुम हमेशा मेरी थी और हमेशा रहोगी। जी। बहू, चल तैयार हो जा, आज मैं तुझे शॉपिंग करा कर लाती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। फिर दोनों सास बहू शॉपिंग पर जाती हैं। ये क्या माँ जी, शॉपिंग का कहकर आप मुझे इस सस्ते से मॉल में ले आई? मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे सब्जी सांची या ज़ारा, ज़ुडियो लेकर जाएंगे शॉपिंग के लिए। खैर कोई ना। अरे कोई बात नहीं बहू, अभी तो यहाँ से शॉपिंग कर ले, अगली बार मैं तुझे किसी महंगे ब्रांड के शोरूम में ही ले जाऊंगी शॉपिंग के लिए, बस। जी मम्मी जी। फिर दोनों सास बहू जमकर शॉपिंग करती हैं। आज तो थक गई शॉपिंग करके। कहाँ गए थे शॉपिंग के लिए? माँ जी पास के सस्ते मार्केट में लेकर गई थी। ऊपर से वहाँ तो खुली दुकानें थी, एसी भी नहीं थी। देखो ना, स्किन टैन हो गई मेरी। सस्ते मार्केट क्यों गए? मॉल या शोरूम में जाना था ना। मैंने माँ जी को कहा भी था, बट माँ जी ने कहा बेटी अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तो मैं बोले कोई बात नहीं, माँ जी प्यार से जो भी दिलाएंगी आशीर्वाद समझ कर रख लेती हूँ। वैसे कपड़े तो कुछ खास नहीं लिए, सब सस्ते से थे, पर माँ का प्यार है ना, तो वही मेरे लिए बहुत है जी। तुम कितनी समझदार हो, लेकिन माँ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं माँ से बात करता हूँ। नाना जी, माँ को आप कुछ मत कहिए, माँ तो माँ होती है ना। आप कुछ कहेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, और मैं नहीं चाहती कि माँ जी को किसी भी बात का बुरा लगे। और उन्होंने जो तुम्हारे स्टेटस की धज्जियाँ उड़ाई वो? इट्स ओके ना डार्लिंग, कोई बात नहीं, हाइपर नहीं होते ऐसे। अरे कितनी समझदार है मेरी बीवी, काश माँ में इतना दिमाग होता। तभी उर्मिला जी वहाँ आती हैं। किसको दिमाग नहीं है बेटा? किसी को नहीं माँ जी, आज ना ऑफिस से आते समय रास्ते में इनका एक्सीडेंट होते होते बचा। एक लड़की गलत साइड से जा रही थी ना, उसी कारण। वही मैं इन्हें समझा रही थी। ये कहते हैं कि काश उसे भी तुम्हारे जितना दिमाग होता। सच्ची तो कहा मेरे बेटे ने। वैसे बेटा तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। बहू, आज तो कुछ अच्छा बना, तेरे हाथ का खाना नहीं खाया मैंने। माँ जी मैं? हाँ तू बहू, क्यों तू नहीं बना सकती क्या? नहीं माँ, बना लूंगी मैं, टेंशन ना लो। ठीक है बेटा, मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगी। पापा के घर में आज तक मैंने गैस पर पानी तक नहीं गर्म किया, और माँ जी मुझसे खाना बनवाना चाहती है। तुमने माँ को मना क्यों नहीं किया? रुको, मैं मना कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, माँ जी को बुरा लगेगा ना, मैं उनकी इकलौती बहू हूँ, थोड़ी सी तकलीफ होगी तो कोई बात नहीं ना, आप चिंता ना करें। बहू, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। जी माँ जी। फिर दिव्या खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है, और कुछ देर बाद किचन में कुछ ब्लास्ट होने की आवाज़ आती है। बाहर से आई उर्मिला जी और सुलभ भागे भागे किचन में जाते हैं। दिव्या, तुम ठीक हो ना?
कुकर कैसे फटा? मुझे नहीं पता खाना कैसे बनता है, और मैं बनाने गई तो ऐसा हो गया। ये देखकर सुलभ गुस्से से आग बबूला हो जाता है। माँ, क्या जरूरत थी दिव्या को किचन में भेजने की? उसके पापा ने उसे कभी कोई काम नहीं कराया और आप उसे खाना बनवाना चाहती हैं? भूलिए मत, वो बड़े घर की बेटी है, वो चीप नहीं है, वो ऐसे काम नहीं करेगी। अरे बेटा, क्या हुआ तुझे? मुझे नहीं पता था कि बहू को खाना बनाना नहीं आता, वरना मैं कहती ही नहीं। तो मुंह में जुबान नहीं है? आप पूछ नहीं सकती थी उससे? देखो, अगर आज उसे कुछ हो जाता तो। इस तरह सुलभ अपनी माँ को खूब डांट लगाता है और दोनों माँ बेटे में खूब बहस होती है। अरे अरे, आप दोनों लड़िए मत प्लीज, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा घर का ये माहौल। सुलभ जी छोड़िए ना, जाने दीजिए, जो हो गया सो गया। माँ जी, आप भी इनकी बातों को दिल पर ना लीजिए। कमरे में, तुमने मुझे क्यों रोका? माँ ऐसा कैसे कर सकती है? पहले मोहल्ले की औरतों के सामने तुम्हारे पिता की बेइज्जती की, फिर सस्ते से मार्केट ले जाकर तुम्हारे स्टेटस की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने, और अब तो हद हो गई। जबरन तुमसे खाना बनवा रही है। तुम्हें कुछ हो जाता तो? अब टेंशन ना लो ना जी, वो माँ है और माँ कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। वहीं अगली सुबह जब बहू नहाने जाती है तो बाथरूम से उसके चीखने की आवाज आती है, और जब सुलभ अंदर जाके देखता है तो दिव्या बेहोश पड़ी थी। दिव्या, दिव्या उठो, क्या हुआ तुम्हें? तुम कैसे गिर गई? ये पानी में कहीं से करंट आ गया जी, इसकी वजह से मुझे शॉक लगा और मैं बेहोश हो गई। तभी सुलभ देखता है कि पानी में एक बिजली का तार है। तुमसे पहले बाथरूम में कौन गया था? बेटा, मैं गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता ये कैसे यहाँ पर आ गया। मैं सब जानता हूँ माँ, आप जानबूझकर मेरी बीवी को घर से निकालना चाहती हो ना, इसीलिए आप ये सब कर रही हो ना। जिसके बाद दोनों माँ बेटे में बहुत झगड़ा होता है और दोनों एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते। वहीं दिव्या सुलभ से खूब प्यार करती और उसका खूब ख्याल रखती। फिर एक दिन, सुनो ना जी, मैं कह रही थी क्यों ना आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। लेकिन मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ कि माँ जी और आप में ऑलरेडी इतनी दूरियाँ आ गई हैं। कल को माँ जी कहे कि बेटी की प्रॉपर्टी में मुझे हक चाहिए ताकि मैं अकेली रह सकूँ, तो हमारा क्या होगा? वैसे भी कल को बाल बच्चे होंगे तो उनके लिए भी कुछ रहना चाहिए ना जी। हाँ डार्लिंग, वैसे तो तुम सही कह रही हो। लाओ पेपर, मैं अभी साइन कर देता हूँ। फिर सुलभ प्रॉपर्टी के पेपर्स पर सिग्नेचर करके सारी प्रॉपर्टी दिव्या के नाम कर देता है और तिजोरी की चाबी और सारे गहने भी उसे दे देता है। बेटा, तूने ये क्या किया? ये लड़की बहुत बड़ी धोखेबाज है, हम दोनों को रोड पर ला देगी। रोड पर तो अब आप दोनों आ चुकी हो। थैंक यू सुलभ, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए। आज मेरा बदला पूरा हुआ। अब समय आ गया है तुम लोगों को ठीक उसी तरह घर से निकालने का जैसे तुमने मुझे निकाला था। कौन हो तुम? याद करो, मैं वही हूँ जिसे तुम रोजाना सताते थे, शराब के नशे में मारते पीटते थे, दहेज की लालच में मुझे और मेरे माता पिता को अब दोनों ने बहुत सताया था, और जब मुझे दुख देकर भी कुछ नहीं मिला तो मुझे जलाकर जंगल में फेंक दिया ताकि जानवर मुझे खा जाए। वो तो भला हो वहां रहने वाले आदिवासियों का, उनके कारण मुझे नया जीवन दान मिला, और उनके वैद्य ने मुझे प्लास्टिक सर्जरी करके एक नया रूप दिया ताकि मैं तुम दहेज के भूखों से बदला ले सकूं। विद्या, तुम? बहू तुम? हाँ, मैं तुम्हारी पहली बीवी विद्या, और मैं ही तुम्हारी दूसरी बीवी दिव्या हूँ। वैसे मेरे घर से खुद जाना पसंद करोगे या धक्के मार कर निकालूं?